एक ऐसा स्टेट जहां हवा में विकास हो रहा है पर जमीन धस रही है, जहां इनसाइडर आउटसाइडर पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ चल रही है। सीएम बीजेपी का है पर वो नेता कांग्रेस का है। मैं बात कर रहा हूं असम की, द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। बंगाल के पहले असम में इलेक्शन होने हैं। इनफैक्ट असम के इलेक्शन सिर्फ असम का नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। और असमीज लोगों के लिए ये असम की जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है ये आज की नहीं है, ये सैकड़ों सालों पुरानी है। ये आती है अहोम डायनेस्टी से। 1200 से लेके 1800वीं शताब्दी में असम में अहोम डायनेस्टी चला करती थी, और जहां पूरे देश भर में दिल्ली सल्तनत, मुगल्स ने आक्रमण किया था, कब्जा किया था, असम एक ऐसी जगह थी जहां मुगल कब्जा नहीं कर पाए थे। 17 बार उन्होंने अटैक किए थे और हर बार असमीज लोगों ने मुगलों को मार के भगाया था। बट फिर भी असम का जो नेशनलिज्म है वो एक्सपेंशनिस्ट नहीं है, डिफेंसिव है। इट इज व्हाट वी से डिफाइंड एक्सेप्शनिज्म। और आज जब असम में आउटसाइडर या इलीगल इमिग्रेंट की बात होती है तो वो जो डर है वो ये 600 साल पुरानी फोर्टिस मेंटालिटी से आता है। तो उनको डर रहता है कि वो जमीन जो हमारे पुरखों ने अपनी तलवार से बचाई है वो ये बैलेट बॉक्स और डेमोग्राफिक चेंज से छीनी तो नहीं जा रही। और ये मियां मुस्लिम तो आज का है। असम में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हमेशा से चलती आ रही है। अच्छा, असम को अगर आप डेमोग्राफिकली देखोगे तो दो तरीकों से भी क्लासिफाई कर सकते हो, बराक वैली और ब्रह्मपुत्र वैली। ब्रह्मपुत्र वैली जो हार्टलैंड है, और बराक वैली जहां पे बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन ज्यादा है। और ये बंगाली वर्सेस असमीज का स्ट्रगल बहुत पुराना है। 1961 में जब असमीज को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की कोशिश हुई तब सिलचर में दंगे हुए थे और 11 लोगों की जान गई थी। और सबसे ज्यादा बड़ी ये 1971 के बाद जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ और ईस्ट पाकिस्तान बना बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जिसको कहते हैं। Today is recorded as the end of East Pakistan. उसके बाद से बड़ी तादाद में लोग बांग्लादेश से माइग्रेट करके असम की तरफ भागे। असम में लोगों ने, वहां के स्टूडेंट्स ने, सबने ये बोला है कि असमीज लोगों को डर रहता है, एक तरह से इनसिक्योरिटी है कि वो अपनी ही जमीन में माइनॉरिटी बन के ना रह जाए। और इसी सेंटिमेंट ने जन्म दिया आंसू को। नहीं मतलब ये नहीं कि रो दिए वहां के लोग, आंसू मतलब ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, जिन्होंने ये पॉलिटिक्स स्टार्ट की कि हमारे यहाँ के लोग यहीं रहेंगे, बाहरियों को भगाएंगे। डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। उधर दिल्ली में सिखों की जान ली जा रही थी और यहाँ पे असम में होता है नीली मैसेकर, जब फरवरी की एक दिन में 2000 से ज्यादा लोगों को ढूंढ के मार दिया जाता है। और ये तो ऑफिशियल नंबर्स हैं। फिर 1985 में राजीव गांधी ने असम अकॉर्ड साइन किया। असम अकॉर्ड में इलीगल इमिग्रेंट्स की कट ऑफ डेट तय की गई 24 मार्च 1971। जो इसके पहले आ गया वो असम में बस गया, अपना लिया गया। जो इसके बाद आया वो इमिग्रेंट। इस अकॉर्ड ने वहां के स्टूडेंट लीडर्स को रातों रात स्टेट लेवल पॉलिटिशियन बना दिया। उन्होंने बनाया असम गण परिषद AGP और सरकार बना ली। लेकिन उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, बस कोडिफाई हो गई। और जब रीजनल नेता फेल हुए तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया जो बीजेपी ने भरा, पर एक ट्विस्ट के साथ। अस वर्सेस देम चल ही रहा था। उन्होंने लड़ाई को बस एथनिक मतलब असमीज वर्सेस बंगाली से बदलकर रिलीजियस यानी कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम बना दिया। प्लेबुक वही रहती है, बस कैरेक्टर बदलते हैं। आज रूलिंग पार्टी दोनों वैलीज को ब्रिजेस और ये हाईवे से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पुराने जख्मों पर इकोनॉमी का प्लास्टर लगाया जा सके। मोदी जी जो असम में जाके टी गार्डन में फोटोशूट करा रहे थे ना, ऐसे ही फालतू का नहीं था, बहुत सोची समझी प्लानिंग है उसके पीछे। क्योंकि असम के जो इंडिजिनियस लोग हैं वो ज्यादातर टी ट्राइब से जुड़े। असम की लगभग 20% आबादी इन्हीं टी गार्डन से आती है, जो इलेक्शन में बहुत बड़ा स्विंग वोटर होती है। जहां टी ट्राइब का वोट जाएगा उसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा। तो अगर आप इनका ट्रस्ट जीत लोगे तो सीधा 20% का वोट आपके साथ। कैलकुलेशन, पॉलिटिक्स। पर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है असम की ज्योग्राफी। ब्रह्मपुत्र नदी हर मॉनसून में जमीन काट लेती है। ये समझाएंगे हमारे ओपन लेटर भाई। असम के बारे में एक चीज है जो पॉलिटिशियंस, पार्टी मैनिफेस्टो और इलेक्शन कवरेज में कोई भी ठीक से नहीं बताता है। ये स्टेट हर साल बाढ़ में डूब जाता है और हर साल कुछ जमीन हमेशा के लिए चली जाती है। असम की पॉलिटिक्स को समझने के लिए आपको वहां की मिट्टी का मिजाज समझना पड़ेगा, जो लिटरली लोगों के पैरों के नीचे से खिसकती जा रही है। ब्रह्मपुत्र यहां सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक रूथलेस डिस्ट्रॉयर है जो हर साल स्टेट का नक्शा बदल के रख देती है। हिस्टोरिकली देखें तो 1950 के अर्थक्वेक के बाद से असम ने अपना लगभग 8% लैंड मास हमेशा के लिए खो दिया था। ये करीब 4200 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। इमेजिन करके देखो, लंदन जैसे दो बड़े शहर पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। इस फिजिकल डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा शिकार हुआ था मजूली, जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। 1950 में ये 1200 स्क्वायर किलोमीटर का हुआ करता था और आज ये सिकुड़ के सिर्फ 400 स्क्वायर किलोमीटर का रह गया है। लेकिन ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, ये डेमोग्राफी
साइंटिफिक डायनामाइट है। जब नदी किसी के घर को फ्लड करती है तो वो इंसान क्लाइमेट रेफ्यूजी बन जाता है और इन लोगों को मजबूरी में ड्राई लैंड्स की तरफ भागना पड़ता है जहां पहले से ही जमीन की भारी कमी है। और यहीं से शुरू होता है असली टेंशन। जब ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड एसएमईज लोग नई जगह पहुंचते हैं तो उनका डायरेक्ट सामना उन माइग्रेंट से होता है जिन्हें ये लोग आउटसाइडर्स मानते हैं। तो एक तरफ जमीन कम हो रही है और दूसरी तरफ आबादी बढ़ रही है। ये प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन ही असम में इविक्शन ड्राइव्स को इतना पॉपुलर बनाती है। यहाँ के आम वोटर्स इसलिए आइडेंटिटी को लेकर अग्रेसिव है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी किसी बैंक लॉकर में नहीं है बल्कि उस रिवर बैंक में है जो अगले मॉनसून में बह सकता है। ये फियर ऑफ लैंड लॉस ही असम का सबसे बड़ा इलेक्टोरल इंजन है। और इसीलिए असम में बीजेपी आज हाइपर डेवलपमेंट का दांव खेल रही है। 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्लांट लग रहा है मोरेगांव में। असम के लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट इतने बड़े पैसे के साथ असम में कभी खुलेगा, बट खुल रहा है। और बीजेपी का एक और स्लोगन याद दिलाता हूं तुम्हें, विकास भी और विरासत भी। तो इसी डेवलपमेंट के बीच में एक साइलेंट मास्टर स्ट्रोक खेला गया है जिसको कहते हैं डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन होता है जहां पे माइग्रेशन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल बाउंड्री शिफ्ट की जाती है जिससे वोटर्स भी यहां वहां हो जाते हैं। और अगर आपने ये गेम अच्छी तरीके से खेल लिया तो आप अपने वोटर्स को एक जगह ज्यादा रख सकते हो, जहां आपके वोटर कम है वहां पे आप जगह ही छोटी रख सकते हो। दैट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट। इलेक्शन कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज ऐसे रीड्रॉ की हैं कि जो नेटिव वोटर्स हैं उनका डोमिनेंस मैथमेटिकली सिक्योर हो जाए। ये आज का नहीं है, ये 20 साल का इंश्योरेंस है। पर बंगाल में ममता बनर्जी की तरह असम में एक और लीडर है, हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता बिस्वा शर्मा आज नॉर्थ ईस्ट के सबसे पावरफुल और डेंजरस पॉलिटिशियन माने जाते हैं। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में इन्हें बेस्ट सीएम का अवार्ड मिला था और बहुत से लोग मानते हैं कि मोदी जी के बाद बीजेपी का मेजर नेशनल चेहरा यही होने वाले हैं। इनका पूरा करियर कॉन्ट्रडिक्शंस और पैराडॉक्स से भरा है जिसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। एक तरह से वो नेता हैं जो असम में अकेले सेमीकंडक्टर प्लांट लेकर आए। Now our tech guys can come back, can work in Assam. 15 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस ग्राउंड पे बनवाए और असम की इकोनॉमी को 2020 से 2025 के बीच में 45% से ड्रास्टिकली ग्रो करवाया जो नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा है। Assam is the fastest growing state in the country. दूसरी तरफ सीएम बनने के बाद मई 2021 से अगस्त 2022 के स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम में स्टेट में 171 अलिजेड पुलिस एनकाउंटर्स हुए जिसमें 56 लोग मारे गए। उन्होंने खुद पब्लिकली कैमरा पे पुलिस को इंस्ट्रक्शन दी थी कि क्रिमिनल्स को पांव में गोली मारो। কোনোবাই যদি পুলিশক লৈ যাওঁতে ক্রাইম ডিসকভার কৰিব লৈ যাওঁতে যদি পলাব খোজে পুলিশে তাকটো বুকুত গুলি মাৰিব নালাগে কিন্তু ভৰিত গুলি মৰাটো লয়ে কয়। उन पर कॉन्स्टेंटली हेट स्पीच की पिटीशंस फाइल होती हैं। फरवरी 2026 में बीजेपी असम के ऑफिशियल एक्स हैंडल से कंट्रोवर्शियल एआई पोस्ट हुआ था जिसमें चीफ मिनिस्टर एक राइफल लेकर मुसलमानों की तस्वीर पर पॉइंट ब्लैंक शूट करके निशाना साध रहे थे। इसके अलावा करप्शन के ट्रैक रिकॉर्ड में भी इनका नाम कई बार आता हुआ दिखता है। इन पे खूब एलिगेशन लगते हैं। 2014 के आसपास सीबीआई ने शारदा स्कैम में इनके घर पे घंटों तक रेड मारी। जब कांग्रेस में था हेमंत बिश्वा शर्मा, बीजेपी इनके घर के सामने प्लेकार्ड लेकर बैठ के बोलती थी शारदा का चोर है हेमंत। और ठीक उसके बाद 2015 में बीजेपी ने खुद एक इंटरनल बुकलेट रिलीज करके इन्हें लुई बर्गर वाटर सप्लाई स्कैम में की सस्पेक्ट डिक्लेयर कर दिया था। पर जैसे ही अगस्त 2015 में उन्होंने फॉर्मली बीजेपी ज्वाइन की, एजेंसीज की सारी इन्वेस्टिगेशन रुक जाती है। बीजेपी अगर किसी को चोर बोलेगा इसका मतलब वो चोर नहीं है, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट है। तो हेमंता लेजिटिमेटली एक ऐसे नेता है जो साइमल्टेनियसली मैक्रो इकोनॉमिक्स और हार्ड लाइन कम्युनल पोलराइजेशन दोनों का कंट्रोल अपने हाथ में एफिशिएंटली रखते हुए दिखाई देते हैं। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा पहले जीत चुके हैं और इस बार भी उनका जीतना ऑलमोस्ट तय है और हो सकता आगे भी जीते क्योंकि वो पॉलिटिकल कोड क्रैक कर चुके हैं। सिर्फ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पुश से नहीं, वुमेन वोटर्स पे उन्होंने बहुत अच्छा कैप्चर किया है। स्टेट में 1.25 करोड़ फीमेल वोटर्स हैं और महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद सरकारें समझ गई हैं कि बड़ी बड़ी रैली में लोगों को जुटा के स्पीच देके मार्केटिंग में पैसा खर्च करने से आप जितने वोट नहीं कमा पाओगे उतना सिर्फ औरतों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फ्रीबी देके उनके अकाउंट में कुछ पैसे डाल के आप उनका वोट उनसे ले सकते हो। और असम में इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अरुणोदय 3.0। ये वीडियो देखो, असम के चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं, औरतें बस उनको देखने के लिए तरस रही हैं। एक ने तो पप्पी भी दे दी। क्यों? क्योंकि मामा सीधा उनके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। मार्च 2026 में 40 लाख औरतों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट 9,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। स्टेट को इसकी कीमत पड़ी 3,600 करोड़ रुपए की। लार्जेस्ट सिंगल डे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन द हिस्ट्री ऑफ असम। औरतों को डायरेक्टली पैसा देना जो बंगाल में ममता दीदी कर रही हैं, दिल्ली में रेखा गुप्ता ने किया है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने किया है और असम में हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं,
वो भी इलेक्शन के जस्ट आसपास, ये सारी पुरानी पॉलिटिकल टैक्टिक को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि यूजुअली पॉलिटिकल पार्टी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेलती है। लेकिन जब आप एक महिला को डायरेक्टली उसके अकाउंट में पैसे देते हो, उसको आप फाइनेंशियली हेल्प कर देते हो, तो वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पीछे छोड़ देती है और वो पहले तो आपको हीरो बना लेती है। पहले तो तुम मेरा भाई, तुम मेरा मामा, और वेलफेयर लॉजिक पे वोट देने लगती है। पेट्रियार्कल सोसाइटी में आदमी कितनी भी रसूख रखता हो, औरत कितनी भी कमजोर हो, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में दोनों इक्वल हैं, दोनों के पास एक एक वोट होता है। यहाँ पे एक और बड़ा फैक्टर है म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, पॉप कल्चर एंड पॉप आर्टिस्ट। यहाँ पे म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, वो रेवोल्यूशन का एक जरिया है। Got to talk to a few locals and they have been generous enough कि भाई हम आपको सिटी घुमाएंगे, तो वो भी बाहर आए हुए हम लोग के साथ, जैस्मीन एंड उनका ब्रदर, तो उनके साथ गुवाहाटी घूमने का प्लान है। Why do Assamese people like worship Zubeen Garg so much? He was a king. King. बोल सकते हो, शेर था। जैसे एक टाइम में भूपेन हजारिका थे, हाँ उस टाइम के आइकन, अभी भी लोग मानते हैं उनको। इस एरा के जुबिन गार्ग मतलब हम लोग के आइकन, लोगों के लिए बहुत किया भी है उन्होंने। क्या किया? जब फिलैंथ्रोपिस्ट थे, बहुत हेल्प करते थे, जो भी जाता था उनके पास खाली हाथ तो नहीं आता। इतना फेमस आदमी थे, लेकिन आपका मन किए तो आप उनके घर जा सकते हो। सुबह उठ के अगर आपने उनको 5,000 रुपया, 10,000 रुपये भी मांग लिया, वो नहीं पूछेंगे क्यों चाहिए, आपको दे देंगे। तो कोई भी चला जाएगा मांगने के लिए। और वैसा ही था वो। एक्चुअली जो किंग वाला जो दर्जा उनको दिया गया है, इसीलिए बिकॉज किंग क्या होता है, प्रजा के लिए रहता है, तो वो मतलब प्रजा के लिए, हमारे आसाम के लिए उन्होंने हर एक लोगों के लिए जितना किया है, शायद ही कोई कर पाएगा। जब वो मर गए थे, जब उनका मतलब निधन हुआ था, तब ऐसा लगा कि घर का कोई मर गया था। हम लोग तो हर कोई रोया था उस दिन। आप रोए थे? हाँ ऑब्वियसली। मैं तो मतलब ऐसा शौक था, और जो माहौल था यहाँ का बहुत बहुत ज़्यादा दुख वाला था। और इवन आज भी अगर उनका वॉइस में सुनती हूँ तो रोना ही आता है। आगे की आप नहीं गए थे? मैं नहीं गया था, मतलब अभी तक जुबिन क्षेत्र में भी नहीं गया हूँ मैं अभी तक। क्यों? लगता है कि जाऊँगा तो इमोशनल हो जाऊँगा। What's special about Zubeen? उसका यूनिकनेस वही है कि वो मतलब वो जो आम जनता है, उन लोग के बीच में रहा, उन लोग के लिए गाया। बुढ़ापा से लेके जवानी तक मतलब वो सिर्फ एक ही काम किया, सोसाइटी के लिए काम किया है। और ऐसा ऐसा गाना डेडिकेट किया है, गाना बनाया है, वो सब सुन सकता है। He is not a singer, okay? He can say he is a singer, he is a philanthropist, he is a social worker, he is a composer, and but सबसे most important thing is ना, he was a actually good human being. So you see, famous होना अलग बात है, and good human अलग बात है। आसाम उन स्टेट्स में से एक है जहां एक आर्टिस्ट की आवाज पॉलिटिकल पॉलिसी बन सकती है। हिस्टोरिकली देखा गया है कि जितना डेवलपमेंट आसाम में होता है, उतना ही नॉर्थ ईस्ट की बाकी जगह में सीप इन करता है। You see, we do not see Assam in isolation of Northeast. Something happened in Assam. We are so interconnected that you cannot say that this is for Assam and this is not for Northeast. लेकिन इतने इंपॉर्टेंट स्टेट के आज भी अपने ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल बैटल्स हैं जो अभी लड़ रहा है। वो सदियों से अहोम इसलिए जीतते आ रहे थे क्योंकि वो अपने टेरेन को अपने विरोधियों से बेहतर समझते थे। पर आज वही असम की धरती सिर्फ ज्योग्राफिकल नहीं है, बल्कि हिस्टोरिकल, कल्चरल और डीपली इमोशनल इश्यूज पर बेस्ड है। जो आज ये हिस्ट्री, कल्चर, इश्यूज और डेवलपमेंट का बैलेंस समझ लेगा, वही आगे जाके असम को चलाएगा। इस टाइम पे हेमंता ने वो कोड क्रैक कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हो। अगर आप हमारे काम को, इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना चाहें तो ये रहा QR कोड, आप इस पे जाके स्कैन करके जो भी अमाउंट से इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। हमारी चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लेके भी आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो।